नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश हाजिर है। चंद अहम इशू हैं जो मैं चाहता हूं अपने मेहमानों के सामने रखूं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाऊं। इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा जो सूरत हाल है, आप देख रहे होंगे कि मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और इन दोनों को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है। भारतीय प्रॉक्सी के ख़िलाफ़ इक़दामात नागुज़ीर हैं। कोर कमांडर इजलास में ये फ़ैसला किया गया और ये स्टेटमेंट भी आई कि एनफ इज़ एनफ। अब ये जो भारतीय प्रॉक्सी है, जो BLA, BRA और आपके TTP के ज़रिए हो रहा है, अब इनके ख़िलाफ़ इक़दामात नागुज़ीर है। अब इस सिलसिले में यकीनन फिर सवाल हुकूमत से है कि हुकूमत क्या कर रही है जो इस वक्त कुछ इस सिलसिले में, क्योंकि फ़ौज ने तो ऐलान कर दिया है कि वो हाजिर है। वज़ीर दिफ़ा का एक बयान है और वो बयान ये है कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत है। अब हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत से क्या मुराद है? क्या कोई पैरेलल हुकूमत है, दो हुकूमतें चल रही है? और अगर हाइब्रिड निज़ाम है तो फिर पार्लियामेंट और जमहूरियत कहाँ खड़ी होती है? ये भी जाहिर है बहुत अहम सवाल है। वज़ीर दाखिला का एक बयान आया है और वो दाखिले का बयान ये है कि ना सदर ज़रदारी जा रहे हैं और ना जनाब आसिम मुनीर साहब सदर बनने वाले हैं। तो ये बयान आखिर इस मौके पे वज़ीर दाखिला को क्यों देना पड़ा, इसकी तस्दीक़ क्यों करनी पड़ी, और इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं हमारे जो मौजूद यहाँ पे पैनलिस्ट हैं। और एक और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है और उनका ये कहना है कि अब तमाम रास्ते कानूनी बंद हो चुके हैं तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। तो तहरीक-ए-इंसाफ अब आगे बढ़ रही है तहरीक चलाने के लिए। तो क्या इस वक्त तहरीक चलाना मुनासिब होगा? जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत है और दहशतगर्दी के हालात आप देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। और इसके साथ साथ क्या PTI जो कि इस वक्त उनके कायद जेल में हैं, तंजीमी तौर पर इस वक्त वो मुश्किलात का शिकार है, अहम लीडर भी जेल में हैं, कई कारकुन जो लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में वो उन पर केसेस हैं, मुकदमात हैं, इख्तलाफात हैं, तो क्या तहरीक कामयाब हो सकेगी? इन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ अली गौर खान बलोच, साबिक रुकन कौमी असम्बली, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर मौला बख्श चांडियो, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं खुर्रम शेर जमान, सेंट्रल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेंबर PTI कोर कमेटी, साबिक सदर PTI कराची, साबिक रुकन सूबाई असम्बली। आपका ये बहुत शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, अच्छा सर मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो मैं जो सवाल उठाना चाह रहा हूँ, 3 सवाल लेकर आपके पास आता हूँ, 3 अहम पॉइंट्स। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, सर देख रहे हैं आप जो हालात हैं इस वक्त, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, और तीसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान का ये ऐलान कि जो भारतीय प्रॉक्सी हो रही है ये इसके ख़िलाफ़ इक़दामात नागुज़ीर है। ज़ाहिर है इन तीनों की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है और आप भी इस हुकूमत का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो तो आपकी हुकूमत है, मेन हुकूमत आप हैं, जहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो कैसे काबू करेंगे आप सर? मैं आपकी बात मानूं और मैं समझता हूं और मैं कहना भी ये चाहता हूं कि इन मामलात को ठीक करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि हुकूमत इस मामलात को ठीक करे। ये ठीक है, ये दुरुस्त है।
लेकिन बात यह है कि जहां मामलात इस हद तक हो कि मुल्क की सालमियत और अवाम का मसला है, तो वहाँ सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती। वो तमाम लोग जो इस मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी कि वो अपना किरदार अदा करें। सिर्फ हुकूमत में डालकर आप बैठ जाएंगे और मुल्क तबाह हो जाए, लोगों की परेशानी बढ़ जाए, ये भी मुनासिब नहीं होगा। मुझे कहना पड़ता है अफसोस के साथ कि जब PTI की हुकूमत थी तो भी तरीक़ेकार वही था, कोई अवाम की शिरकत नहीं थी अकेले तौर पे, और जो ज़बान दराजी थी, जो रवैया था, उसने पाकिस्तान की सियासत का सत्यानाश कर दिया। और अब भी मैं एक सियासी कारकुन हूँ, हम अपोजिशन हो या हुकूमत हो, इन दोनों के बातचीत करने के सिवा मसाइल हल नहीं होंगे। हमें बातचीत करनी होगी, हमें एक दूसरे के साथ मेज़ पे बैठना होगा। पूरी दुनिया में बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं, अपोजिशन और हुकूमत बैठकर मसाइल हल करती है, क्योंकि मुल्क के और आवाम के बका और खुशहाली का सवाल होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हुकूमत कहती है कि हम बात करेंगे, और जो बड़ा हिस्सा है अपोजिशन जिसको कह सकते हैं, और जिसका किरदार भी है, जिसके साथ आवाम भी है, मैं ये नहीं कहता कि आवाम नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती नहीं, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे जिनके हाथ में अख्तियार है। अब किनके हाथ में अख्तियार है, किनको लाकर टेबल पर बिठाना चाहते हैं, किनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत में PTI का ये अंदाज बयान सियासी नहीं है, जमहूरी भी नहीं है। जमहूरी है तो सियासी पार्टियों से बात करें। हम क्यों नहीं पाकिस्तान को इन बुरानों से आज़ाद कर सकते हैं? क्यों नहीं खुशहाली आ सकती है? क्यों नहीं सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? लेकिन जिनका किरदार है वो अदा करें ना। हुकूमत को मैं नहीं समझता कि वो तुरम खान हुकूमत है, इतनी बड़ी मजबूत हुकूमत है कि वो खुद अकेले तौर पे कर सकेगी, नहीं। लेकिन अपोजिशन का किरदार भी तो मुल्क की बका के लिए होता है। यहाँ अपोजिशन तो ऐसे लगती है जैसे मुल्क को तबाही के किनारे ले जाना चाहती है। सिर्फ अना का मामला है, एक जिद है, एक पार्टी से, कुछ लोगों से, उसकी खातिर पूरे मुल्क को दाव पे लगाया गया है। मैं कहता हूँ ये अपोजिशन की ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ऐसे हुआ है दुनिया में, आप देखें बड़े बड़े बहरान आते हैं, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत बैठकर बात करते हैं और हल हो जाता है मसला। अभी मियाँ साहब के पिछले दौर में जो मामला, अच्छा सर, ये बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वो तहरीक इंसाफ की वजह से हो रही है? किसकी वजह से हो रही है सर, क्यों हो रही है? देखिए, मैं और किसकी जिम्मेदारी है कि वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म करके वहाँ की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे? किसकी और एक और सवाल भी कि वज़ीर दिफा ने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो ये हाइब्रिड निज़ाम से क्या मुराद है मौला बख्श चांडियो साहब? क्या मुल्क में आप कह रहे हैं मेरे ख्याल में हुकूमत किसकी है? ये तो आप वज़ीर दिफा से पूछें कि जिस हुकूमत में वज़ीर दिफा बने बैठे हैं, उस निज़ाम के लिए और उस हुकूमत के लिए ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल आपने किया है, तो ये तो बेइत्मादी है, ये अदम एतमाद है आपका हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर। आपको हुकूमत में बैठने का हक नहीं बनता। पूरे निज़ाम को आप जब इतना इस अंदाज से ख्वार ख़राब करेंगे, तो फिर कौन आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा? कौन आपकी तरफ से लड़ने आएगा? जब वज़राई इस अंदाज से बयान देंगे, मियाँ साहब को मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे, उनके पिछले दौर में भी ऐसे ही हुआ। उनकी हुकूमत ही वज़रा हुकूमत के खिलाफ बयान दे रहे थे, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आती है। मैं तो ईमानदारी से डॉक्टर साहब एक सियासी कारकुन हूँ, न हुकूमत के जो तरीक़ेकार है न उसको समझ सका हूँ, और न अपोजिशन का जो रवैया होना चाहिए मुल्क के बका और सलामती के लिए, उनको भी मैं गैर संजीदा समझता हूँ। बात करने में, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अभी पिछले इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे मेरे चेयरमैन का बयान आया, मियाँ साहब का बयान, भाई हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करते हैं। अब आप खान साहब आए, खान साहब ने कहा नहीं जनाब, नहीं, हमें आपकी बातचीत की ज़रूरत नहीं है, आपके इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, हम उनसे बात करेंगे। उनका भी रवैया गैर संजीदा, गैर सियासी। जब सब सारे मामलात जिनको हल करने हैं वो सब गैर संजीदा नज़र आए। खुर्शीद ज़मान साहब, मौलाना बख्श चांडियो साहब ने सियासी अदम इस्तेहकाम
और ये जो दहशत गर्दी हो रही है, किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को उसका जिम्मेदार करार दिया है। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, मैं क्या अल्फाज बयान करूं। अब देखें, चांडियों साहब जो हैं कोई छोटे मोटे सियासतदान नहीं है। इन्होंने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा लंबा अरसा सियासत में गुजारा है, और हम तो ज़ाहिर है कि इनके सामने इतनी सीनियरिटी में नहीं है, इनको बहुत बेहतर पता है, और अच्छे बुरे टाइम इन्होंने सारे देखे हैं। और वो सारा वक्त जो इन्होंने देखा है और जो मौजूदा हालात भी देख रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह की स्टेटमेंट देना तो मेरे ख्याल से बहुत नामुनासिब है। और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, अगर वो ख़राब हैं, जो इनका फेलियर है, तो उसके ज़िम्मेदार भी हमें। अब जो सूबे सिंध के हालात हैं, जो यहाँ पे तबाही के हालात हैं, अगर उसकी ज़िम्मेदार भी हम ही ठहरा देंगे तो मैंने क्या कहना है। देखिए, असल में बात यह है कि जब तक मैं ये समझता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा, बेहतरी की तरफ हम जा ही नहीं सकते हैं। जो दहशतगर्दी के हालात आज पाकिस्तान में हैं, वो आज से पहले हमारे दौर के अंदर ऐसे हालात नहीं थे। तो ज़ाहिर है कि जब एक सियासी जमात होती है जो कि अपने वोटरों से आई होती है, फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर नहीं आती है, तो उसको अवाम की फ़िक्र होती है, अवाम को उसने किस तरह डिलीवर करना है उसको उसकी फ़िक्र होती है। अब ये देखें, मौजूदा निज़ाम जो है, जिसको ज़ाहिर है कि सहारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, अगर इन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो शायद आज ये नहीं होते। 17 सीटें जीतने वाली जो है, आज वो रिजर्व सीटें भी हमारी खा गई है, पीपल्स पार्टी भी खा गई। मुझे तो हैरत है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी भी ले जाएगी, लेकिन एनीवेज यहाँ तो जब रेवड़ियाँ बंट रही हैं तो उसको लेने वाला तो हर कोई मौजूद है। सो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जब तक सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर नहीं आएगा, हालात बेहतर नहीं हो सकते। हमारी जमात पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमारे हालात तो देखें क्या हैं, हमारे साथ रवैया रियासत का क्या है उसको तो देखें। अगर हम एहतजाज की तरफ जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि अगर खान साहब के बच्चे आएंगे तो उनको भी जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुझे खुशी हुई, खुशी शाह साहब की मैंने जो है क्लिप देखी थी, जिसके अंदर की रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के बच्चों को आना चाहिए पाकिस्तान उनके वालिद की रिहाई की तहरीक के लिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आना चाहिए। तो दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब जो वही डराने धमकाने वाला उनका रवैया कि हम अरेस्ट कर लेंगे। सो अगर एक सियासी जमात को आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें तो हम बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होगी कि पुरअमन एहतजाज हो। अब उस पुरअमन एहतजाज के अंदर अगर दहशतगर्द जो हैं वो कोई उसका फ़ायदा उठा लें, हमें नुकसान पहुँचा दें, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो ज़ाहिर है कि फिर रियासत की आती है। लेकिन एज़ फार एज़ दहशतगर्दी इज़ कंसर्न, मैं एक चीज़ कम से कम जो है अप्रिशिएट करूँगा कि देखें, पहले जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे तो हमेशा यही कह दिया जाता था कि दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि उसमें इंडिया को ब्लेम किया जाता है, इंडिया का नाम लिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया तो देखें बड़े ज़माने से ये काम कर रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी खुद कराते हैं, इल्ज़ामात भी हम पे लगाते हैं, लेकिन कम से कम आप हमारी स्टेट ने, रियासत ने कम से कम इनका नाम लेना शुरू किया है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि इनके पीछे कौन है, दहशतगर्दों के पीछे, इनके पीछे डेफिनेटली जो है वो समझता हूँ डॉक्टर साहब कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क के हालात, मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं होगी। आप देखें ना कि बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि इन्होंने पता नहीं क्या कर देना था। ये खाली 2 साल का अरसा नहीं, इससे पहले जो अरसा गुजरा काकड़ साहब का, वो भी तो उसमें भी तो सारे यही मौजूद थे, यही चेहरे थे, यही शक्लें थी। उस वक्त से लेकर अगर आज आप देखें तो तकरीबन 4 साल का अरसा है, आपका मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है। ना यहाँ पे आवाम के पास पेट्रोल सस्ता है, ना बिजली सस्ती है। अच्छा, खुर्रम शेर साहब, मेरा एक सवाल है, आप ही के सवाल से मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ, इस पर मुझे ज़रा सा आप बता दीजिए कि क्या आप खुद कह रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो इसकी वजह से बहुत से मसाइल होंगे। तो सर, सियासी इस्तेहकाम में जहाँ हुकूमत की अहम तरीन जिम्मेदारी है, वहाँ अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी अपोजिशन आप हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात आप हैं। आपका क्या किरदार है सियासी इस्तेहकाम को बेहतर करने में सर, अदम इस्तेहकाम को कंट्रोल करने में? सर 1-2 मिनट है, इस पर ज़रा मुझे बता दें। देखिए सर, बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या जो अपोजिशन पार्टी जिसको आप कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, हाँ, हम तो हालांकि अपोजिशन मानते ही नहीं है, आप भी जानते हैं और चांडियों साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसका पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो कराची से कश्मीर तक की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन उनके साथ रवैया क्या है? अगर आप समझते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी है मुल्क में इस्तेकाम पैदा करने के लिए, तो उसकी डायरेक्शन कौन देगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? वो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस तो जेल से आनी है ना, वो तो हमारे लीडर इमरान खान की तरफ से आनी है।
क्या हमारी मुलाकातें हो रही हैं? क्या उनकी बहनों की मुलाकात हो रही है? 12 मिनट खड़े होते हैं, 13वें मिनट दुपट्टे से खींच लेते हैं पुलिस वाले कि चलें बाहर निकलें। वकला से मुलाकात उनकी नहीं होने दे रहे हैं, बच्चों से बातचीत उनकी नहीं होने दे रहे हैं। तो हमें क्या ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं? हमारा तो आपने गला दबाया हुआ है। सो ऐसा कौन सा गुनाह हमने कर दिया है, ऐसा कौन सा जुल्म हमने कर दिया है जो रवैया हमारे साथ इख्तियार किया हुआ है? रियासत को ये फैसला करना पड़ेगा कि जिनको लेके वो चल रहे हैं उनके साथ वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। देखें, ये तो वो दो सियासी जमातें हैं ना कि जो पिछले 1947 से लेके आज तक ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी तरीके से इक्तदार में रही हैं, या मार्शल लगा रहा है। तो अगर जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है सारी तबाही की, तो फिर इन्होंने क्या कुछ भी नहीं किया है क्या? सो मैं समझता हूं कि एक स्पेस दी जाए। ठीक है। जिस तरह स्पेस, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं वही स्पेस मांग रहा हूं जो नवाज शरीफ को दी गई हुई थी जेल में मौजूद सियासत करने के लिए, और जिस तरीके से जरदारी साहब को दी गई हुई थी, तो वही स्पेस हमें भी दी जाए। केसेस हम लड़ेंगे, अदालतों से लड़ेंगे, इंशाल्लाह इंसाफ लेके बाहर आएंगे। लेकिन अगर वकील मिल ही नहीं पाएंगे तो केस किस तरह लड़े जाएंगे? आप जानते हैं कि कौन से केसेस हैं, किस तरह के केसेस हैं। लेकिन बिल्कुल सही है। मैं आगे बात करूंगा। जरा अली गौर आगे बात करूंगा। अली गौर खान साहब हमारे साथ राब्ते में आ गए हैं। अच्छा अली गौर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा हुकूमत हैं, असल में मरकज़ी हुकूमत भी हैं, इत्तेहादी हुकूमत भी हैं। पीपल्स पार्टी मानती नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशत गर्दी है उसको ज़ाहिर है मरकज़ी लेवल पर और बलूचिस्तान लेवल पर पीपल्स पार्टी और PMLN की ज़िम्मेदारी है। एक तरफ सियासी इस्तेहकाम लाने की भी और दूसरी तरफ दहशत गर्दी से निमटने की भी। तो सर, इस सिलसिले में क्या क्या इक़दामात आप कर रहे हैं ताकि इन दोनों में आपको कामयाबी हासिल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने बाकी दोस्तों की भी तफसील के साथ गुफ्तगू सुनी है आपकी तरह। देखिए, मैं ये अर्ज करूँगा कि बिल्कुल आपने अमन-ओ-अमान का कहा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान में अमन बहाल करने के लिए शबाना रोज़ मसरूफ़ है। लेकिन इन कुछ बातों का मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये सुन के, जब अमन की बात की जाती है, जमहूरियत की बात की जाती है, तो वो लोग बात करते हैं जो RTS सिस्टम के ज़रिए इस मुल्क पर लोगों का मैंडेट अवाम का चुरा कर मुसल्लत हुए। वो लोग अमन की बात करते हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए और पाकिस्तान में क़यामत सुगरा बर्पा की, जो पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ और दहशत गर्द जिन्होंने इस किस्म के वाक़यात नहीं किए, इन लोगों ने 9 मई जैसे वाक़यात किए। ये कौन सी जमहूरियत और कौन सी सियासी पार्टी और कौन से सियासी रवैये हैं कि जब आप KPK की हुकूमत लेकर, वहाँ के तमाम हुकूमती वसाइल लेकर, कील वाली लाठियाँ लेकर, 1122 की गाड़ियाँ लेकर, जब आप पाकिस्तान के वफाद के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, गुलेले लेकर और वहाँ के आंसू गैस के शेल लेकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, ये कौन सा सियासी रवैया है? जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाता है, जहां पाकिस्तान के बयानियों को पूरी दुनिया में सराहा जाता है, वहां आपके ट्रोलर और वहां पर वो डिजिटल दहशत गर्दी करने वाले लोगों के जरिए आप वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करवाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जहर उगला जाता है। ये कौन से सियासी रवैये हैं? और किस पार्टी को सियासी पार्टी कहा जाए जिस पार्टी ने आज तक इन हालिया इलेक्शन में अपनी पार्टी के नाम पर इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया? और ख़ास तौर पर KPK में इनकी तीसरी हुकूमत है, जहां पर आज तक आप एक फरादिक लैब नहीं बना सके, जहां तक आप वहां के सूबाई कैपिटल को सेफ सिटी डिक्लेयर नहीं कर सके, जहां पर कोई 15 साल के अंदर नया कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल का कमरा नहीं बना सके। ये आपकी गवर्नेंस है? या वो गवर्नेंस थी कि जिसमें आपने बुज़दार साहब को और साथ जो उनके दौर में किस्से हुए, जो जिस तरह से उनकी गवर्नेंस थी, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। वो आप उसको कहते थे कि वो सही हुकूमत है, और आज फिर आप कहते हैं, आज फिर आप कहते हैं कि हमें फिर से पाकिस्तान के ऊपर बिठाया जाए, हमें फिर से मौका दिया जाए, बारी दी जाए।
ताकि आप पाकिस्तान के ऊपर बैठकर हुकूमत करके फिर वो पुराना तरीका अपनाएं और फिर पाकिस्तान के ऊपर मतलब यलगार करें। वेलकम बैक जी। मौलाना बख्श साहब की तरफ आता हूँ। मौलाना बख्श साहब, दो सवालों के जवाबात आपसे जानना चाहूँगा। सर देखें, 18वीं तरमीम के तहत लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो ख़राबी है, वो वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इत्तेहादियों के साथ। और दूसरी तरफ जो है वो KPK में जो हुकूमत है, वो आपके जो सूरत हाल है वो PTI की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करे। सिंध में आपकी है, सिंध के हालात आपके सामने हैं। खुर्रमशेर जमान साहब कहते हैं यहाँ के हालात बहुत ही तबाही की तरफ हैं। तो सर मुझे ये पहले तो ये बताइए कि मैं इस पे आता हूँ कि इस दहशतगर्दी को सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की कंट्रोल नहीं कर रही है, अवाम महफूज नहीं है, तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? एक और दूसरा कि सदर जरदारी साहब, जो आप पर इल्ज़ाम है कि आप 27 सीट आपके पास थी, आपने 2 सूबा ले लिया और आपने सारे आइनी ओहदे ले लिए, ये सारी डिस्कशन का हिस्सा है, लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, आप काबीना में नहीं आते, आप काबीना को मजबूत नहीं करते। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला को ये कहना पड़ा कि नहीं, सदर साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं आ रहे, जबकि वज़ीर दिफा जो बहुत अहम पोस्ट है वो कहता है मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। देखिए, हमारे वज़ीर दिफा जो हैं वो बहुत बड़े दानिश्वर सियासी रहनुमा है। तो दानिश्वरों की बातें कभी कभी उलझी हुई होती हैं, फौरी तौर पर समझ में नहीं आती। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बातें भी मुझे फौरन तो नहीं समझ में आती, लेकिन एक इंतज़ाम है जिसके तहत इस मुल्क को चलाकर उस मंजिल तक पहुंचाना है जमहूरियत को, जो PTI ने ख़राब कर दिया। PTI ने सियासी कल्चर ही ख़राब कर दिया। PTI ने वो सियासी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क को। वो बिरादराना माहौल पैदा नहीं किया उन्होंने इख्तिलाफात बढ़ाए हैं। सारी जिम्मेदारी है, हमें इसकी परवाह नहीं है कोई ओहदा मिलेगा या रह जाएगा, हमें इसका नहीं है। हम अपोजिशन में रहे और ज़ियाउल किया अपोजिशन, हम मकतल गांवों तक गए हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है कि हुकूमत है नहीं है। हाँ, एक परवाह होती है हमें कि जमहूरियत चले, जमहूरियत होनी चाहिए। हमें जमहूरियत हमारा मसला है। हम समझते हैं जमहूरियत होगी तो पाकिस्तान को इस्तेहकाम हासिल होगा, जमहूरियत होगी तो सूबों के हुकूक माने जाएंगे, जमहूरियत होगी तो जो कौम की तबकात हैं उनको देखा जाएगा, छोटे सूबों की बात सुनी जाएगी, पार्लियामेंट बाख्तियार होगी। हम जमहूरियत की बात करते हैं। हाँ, उसमें कहीं नुक्स भी हो जाता है, लेकिन हम इस अंदाज से नहीं करते। हमने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की इस हुकूमत के साथ, हम खड़े हैं। अभी बिलावल साहब को जो जिम्मेदारी मिली शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो जिस अंदाज से उन्होंने निभाई है, वजीर आज़म साहब ने खुद तारीफ की कि बिलावल साहब ने बतौर वजीर खारजा जो किरदार अदा किया है। जब भी कभी मौका मिला है पीपल्स पार्टी को जिस काम करने का। और मैं आपको एक बात बता दूं, भुट्टो साहब जैसी शख्सियत, वो भी पाकिस्तान बहरान में आया, नायब वजीर आज़म बनकर बाहर गए। हमने सबने हैरान की का इज़हार किया और हमने कहा ये क्या किया भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा मौका वाज़ह था कि पाकिस्तान बहरान में है, मैं वज़ीर आज़म हूँ या नायब वज़ीर आज़म हूँ, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के में हमारा भी किरदार होना चाहिए और हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल साहब ने वो रास्ता अख्तियार किया। जरूरी नहीं हम अब भी हुकूमत की वज़ारत लें, नहीं, लेकिन हम इस बहरान को टालने के लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अब ये हुकूमत का काम है कि दानिशमंदी के साथ गुजारे। ये हुकूमत का काम नहीं है कि अपने इत्तेहादियों से वादे करे वो पूरे भी नहीं करे। ये नहीं है कि इस तकलीफ में किसी एक सूबे को अलग करके छोड़ दिया जाए, ये भी मुनासिब नहीं है इनके लिए। तनकीद भी होगी, हमने पार्टी जब्त तो नहीं की, तनकीद क्यों नहीं करेंगे? हम साथ हैं, हम हिमायत करते हैं जमहूरियत की खातिर कि जमहूरियत चले।
जमहूरियत चलेगी तो मसाइल हल होंगे। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया ने तय किया है कि मुल्की मसाइल, कौमी मसाइल को हल करने के लिए एक ही संजीदा फहमीदा रास्ता है, वो जमहूरियत का है। हम उस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। अब जमहूरियत को कौन किस किस ने रोका है वो आपको सब पता है। खान साहब कितने जमहूरी हैं वो आपको पता है। अभी मैं इतनी बड़ी तनकीद नहीं करना चाहता शख्सी, लेकिन मैं सियासी बात करता हूँ। खुद मेरे भाई हैं छोटे, आप हाइब्राइड निजाम का आप हाइब्राइड निजाम का हिस्सा हैं, उस निजाम हुकूमत का हिस्सा है जिसे हाइब्राइड कहा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। सर ये थोड़ा सा बता दें, मुझे समझ में आ जी जाए। हाँ, ये दुरुस्त है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। वजीर दिफा जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना, वो बहुत बड़े दानिश्वर है। वो किस अंदाज से बात करते हैं मुझे उनका पता नहीं चलता, लेकिन जो सीधी बात है हम कह रहे हैं, हम तनकीद भी करते हैं। इसका मतलब हम मुकम्मल तौर पर ये नहीं कहते कि ये जो काम हो रहा है वो सब दुरुस्त है। हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन निज़ाम को आगे लेके जाना चाहते, जमहूरियत को भी चलाना चाहते, इसलिए हम इस मसाइल में फंसे हुए हैं। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, जबकि वो सर अवाम मर रही है, अवाम बलूचिस्तान में मर रही है। सर मैं सुन रहा हूँ, अवाम बलूचिस्तान में मर रही है। आपकी हुकूमत है, 18वीं तरमीम के सबसे बड़े हामी आप हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा सर? लेकिन जब बैन-अ-अक़वामी सतह पर गैर मुल्की कुव्वतें मिलजुल कर अगर किसी मखसूस इलाके को निशाना बनाती हैं, जो उनके लोग पकड़े गए, उनके एजेंट पकड़े गए, आपने देखा था। जब गैर मुल्की मुदाखलत इस हद तक हो तो कहीं कहीं नाकामी हो भी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा निज़ाम ही ख़राब कर देंगे हम, ऐसा तो नहीं है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो आप खूब जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान जिस अंदाज से मुकाबला कर रही है सूरत हाल का, वो भी आप देख रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी हिमायत कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये बहरान हल हो। बलूचिस्तान का मसला आम मसला नहीं है। बलूचिस्तान का मसला छोटा मसला नहीं है कि आप बैठकर बात करेंगे या ख्वाजा आसिफ साहब चाहेंगे तो हल हो जाएगा, ये नहीं होगा। जब से पाकिस्तान बना है बलूचिस्तान में मसाइल हैं। कभी संजीदा लोगों पाकिस्तान की हुकूमत ने संजीदा जरदारी साहब के जाने की, अच्छा जल्दी से सर बताएं, जरदारी साहब के जाने की क्यों बातें हो रही हैं और उसके लिए वजीर दाखिला मैदान में उतरे, क्या जरूरत थी सर? ये बताएं जरा सा जल्दी, फिर मैं जरा जाता हूँ अपने मेहमानों के पास। मुझे जल्दी में है कि मुझे पता नहीं है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस अंदाज से बातें करते, मैं इतना दानिश्वर नहीं हूँ, इतना बड़ा सियासी आदमी भी नहीं हूँ कि उनकी रमज़ों की बातें समझ सकूँ। वो बड़े रमज़ जानते हैं चीज़ों को, वो ही चलाएंगे, उनसे ही पूछ ले, वो इंतहाई करीबी है वज़ीर आज़म के। हम तो कहते हैं सदर जरदारी की बात पूछ रहा हूँ, हमारे सदर जरदारी सर बातें को छोड़, मैं तो सदर जरदारी के जाने की बात क्यों हो रही है, क्यों हो रही है सर? मैं कह तो रहा हूँ भाई, जब अदम इस्तेहकाम पैदा करना होगा तो जितनी बातें होगी उससे वाबस्ता वो सब लाई जाएंगी। इस वक्त जरदारी साहब को करने का मतलब है कि सियासी तौर पे इस्तेहकाम न हो, इत्तेहाद न रहे और मामला खराब हो जाए। हम सब्र कर रहे हैं, हम अपने आप पर इल्जाम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें पता भी है कि हमारे से वादे वफा नहीं होते, लेकिन हम चाहते नहीं निजाम चले, पाकिस्तान बहरानों से निकले। फिर भी आप साथ हैं, निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, वादे निभाते नहीं हैं तब भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। खुर्रम शेर ज़मान साहब, मौजूदा सूरत हाल पे आप जो बोलना चाहें बोलें, जो भी आपकी कन्वर्सेशन पे आपको रिस्पॉन्ड देना है। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, वो ये है कि इस वक्त आपके कायद जेल में हैं, माना कि बहुत बड़ी सियासी जमात आप हैं, आवाम की बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है, लेकिन जो तहरीक के लिए आप निकल रहे हैं उसमें तंजीमी इख्तलाफ भी है, मुश्किलात भी हैं, केसेस भी हैं, अहम लीडर जेल में हैं। कैसे आप समझते हैं कि कामयाबी मिल जाएगी और निज़ाम हुकूमत और सिस्टम आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है? जी डॉक्टर साहब, दो बातों का आपको जवाब देना चाहूँगा। एक तो हाइब्रिड पे बात करना चाहूँगा और दूसरा जो आपने तंजीमी इख्तलाफात की बात की। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये इस बात को आप मान लेना
कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना जो बस अंदरूनी सिंध की जमात हो, ना पीटीआई कोई पीएमएलएन है जो खाली पंजाब के कुछ हिस्सों तक बची है। ये कराची से शुरू होती है, कश्मीर पे जाके खत्म होती है। मौला बाग चांडियो साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ सर। मुझे ये बताइए सर कि आपके सामने इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, हुकूमत है, आप इस वक्त क्या सलूशन आप समझते हैं सर इस वक्त मौजूद है आपके पास मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए? मैं एक ही बात समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि जब मुल्क को इतने बड़े गंभीर मसाइल दरपेश हों तो फिर अना का मसला खुद का नहीं बनाना चाहिए। अपनी इज्जत नफ्स को देखकर फंसा न दें पाकिस्तान को, और मसाइल में हमें टेबल पे आना चाहिए। अपोजिशन को और हुकूमत को बैठकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी है, एक की जिम्मेदारी नहीं है। और जो वज़रा साहिबान हैं उनको भी ज़रा सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो इस मुल्क की हुकूमत को इस्तेहकाम देना चाहते हैं या गैर मुस्तकिम करना चाहते हैं। वो शहबाज शरीफ को कामयाब देखना चाहते हैं या बहरानों में झेलना चाहते हैं। अब ये उनका भी काम है, लेकिन मैं समझता हूं हमारा काम है, अपोजिशन में है या हुकूमत में है, मुल्क से बढ़कर कोई बात नहीं है। अफवाज पाकिस्तान भी इम्तिहान से गुजर रही है, सियासी निजाम भी इम्तिहान से गुजर रहा है, मैशत भी इम्तिहान से गुजर रही है। हम सब ठीक है फौरी तौर पर ठीक है सर। मैं जरा खुर्रम शेर जमान साहब वापस आ गए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रुक गया था, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी खुर्रम साहब कंटिन्यू करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। जी डॉक्टर साहब, तो देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों में पाई जाती है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं। हमारी तहरीक चलेगी, इख्तलाफात कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं कि जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की यहाँ पे की पार्टी चलाई नहीं जा सकती। छोटे मोटे इशूज चलते रहते हैं, आप जानते हैं, जहाँ पे बड़ी जमातें होती हैं वहाँ पे इस तरह के इशूज आते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द सड़कों में देखेंगे और कामयाबी देखेंगे। रही बात इनकी, तो देखें इन्होंने तो पीएमएलएन ने जितना पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना था कर लिया। अब मेरे ख्याल से उनका टाइम पूरा हो गया। वो जिस तरह यूजुअली एक दूसरे को टिश्यू पेपर बनाएंगे और देखेंगे, कभी जरदारी साहब के जाने की बातें होंगी तो कभी किसी और के जाने की बात होगी। आखिर में देखें, आपको मैं बात क्या बताना चाहूंगा कि ये मुझे बताएं कि कभी जब इमरान खान वजीर आजम थे तो क्या हाइब्रिड के बारे में बात होती थी? कभी कोई लफ्ज ऐसा हाइब्रिड आया? देखिए इमरान खान जब वजीर आजम थे तो उनका टोटल कंट्रोल था, उन्होंने पाकिस्तान को पूरा संभाला हुआ था। हर फोरम के ऊपर वो सबसे आगे थे, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मामला हो, उनको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं आज जल्दी से मौला बख्श साहब बोले, फिर मैं अली गौहर की तरफ जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूं जब इनकी हुकूमत थी तो इनको रास्ते का इफ्तिताह करने के लिए भी जनरल साहब को साथ लाना पड़ता था। इन्होंने कौन सा मंसूबा दिया पाकिस्तान को? कौन सी खुशहाली की तरफ पाकिस्तान को ले गए? मुझे याद है 2-3 रास्ते जो शाहराहें इन्होंने बनाई, उनके संगे पत्थर रख रहे थे तो उसका इफ्तिताह भी कमांडर इन चीफ को लेकर आते थे। आप क्या जमहूरी थे, क्या जमहूरी हैं? आप कभी न जमहूरी थे न जमहूरी बनेंगे। आपको हर दौर में उंगली चाहिए। चले उनकी लाइन कट गई और आपको मौका मिल गया। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ। अली गौहर बलोच साहब से पूछ लेता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, क्या वजूहत है कि सर ये जो आसिफ अली जरदारी के जाने की बात हो रही है, सदर पाकिस्तान है, आपकी जमात को इत्तेहाद दिया हुआ है, पीपल्स पार्टी हटती है तो आप तो फ़ौरन गिर जाएंगे, उसके बावजूद जो है वज़ीर दाखिला को बयान देना पड़ा। पीएमएलएन के किसी अहम तरीन लीडर का इस सिलसिले में कोई बयान नहीं आया, वज़ीर आज़म का बयान नहीं आया। कोई ख़ास बात है सर वाकई कि जा रहे हैं जरदारी साहब? देखें, जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे और यकीनी तौर पर ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने हमें वोट दिए जिसकी वजह से ये हुकूमत बनी मरकज़ के अंदर। और ख़ास तौर पर जो सेनेट था, जो खुद जरदारी साहब की सदारत है, उसमें पीएमएलएन ने भी इनको हर जगह पर सपोर्ट किया है, अपना वोट दिया है। तो ये इत्तेहादी हुकूमत है और ये जाहिर है जहाँ से ये एक खबर उठी, एक साफ़ी है उनकी तरफ से, एजाज सैयद साहब ने ये बात की और उसमें जाहिर है हुकूमती वजीर हैं, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है, तो बिल्कुल ठीक तरदीद की है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। दूसरी गुजारिश ये है सर कि अभी बात हो रही थी कि इनका जो दौर था पीटीआई का वो हाइब्रिड नहीं था,
वो हमने तो ये सुना हुआ है कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। जो आर्मी चीफ है उसको कौन कहता था कि मैं तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मेरी हुकूमत क्यों खत्म करवाई जा रही है। तो वो ताहयात एक्सटेंशन की कौन बातें करता था, कौम का बाप उसको कौन कहता था, कौन फौजी अदालतों के हक में उस वक्त बयान दिया करता था और दलाइल दिया करता था कि फौजी अदालतें ठीक होती हैं। तो मकसद ये है कि आगे बात करने से पहले कुछ अपने गिरेबान में जरूर झांकना। सर एक्सटेंशन में तो पीपल्स पार्टी ने भी देखे, पिछले आर्मी चीफ के पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास हुआ उसमें तो पीएमएलएन ने भरपूर साथ दिया, पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। तो आप अपने आप को अलग करके सिर्फ पीटीआई पर ये सवाल उठाएंगे तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना सर। और आज आप देख लें, वजीर आजम खड़े होकर कहते हैं, वजीर आजम खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी फौजी अस्करी क़यादत बैठी है, सियासी क़यादत बैठी है, काबीना बैठा है, मुल्क का वजीर आजम जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कह रहा है मैं तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, असल सारा मंबा तो आर्मी चीफ है। तो इस स्टेटमेंट को आप ये उसकी डॉक्टर साहब ये उसकी मुनासिब ट्रांसलेशन नहीं है। जाहिर है कि जब कोई हुकूमत होती है तो तमाम हुकूमती और आईनी इदारे जो है वो मिलकर इस मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारी अफवाज, हमारी रियासत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे मेरे सवाल का जवाब दें सर। इसमें कोई शक नहीं है, इदारा का तो कोई कसूर नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब दें कि एक मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पिछले आर्मी चीफ को आपने आईनी तरमीम की, उसको सपोर्ट किया, ठीक है सर। और दूसरा आपके वजीर आजम इतने बड़े फोरम पर खड़े होकर कहते हैं कि सब कुछ चीफ है, तो फिर आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। हालांकि आईनी और जमहूरी तौर पर तो आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके नीचे हैं सारे इदारे, सारे लोग। देखिए बात यह है कि जिस आईनी तरमीम का आप जिक्र कर रहे हैं वो तरमीम क्या थी? उसमें वजीर आजम को इख्तियार दिया गया था कि वो किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकता है, तो हमने उसके हक में दिया। आप नवाज शरीफ साहब के जितने अदवार देख लें, आप किसी में ये नहीं देखेंगे कि जब उन्होंने आर्मी चीफ लगाए तो किसी को एक्सटेंशन दी हो। लेकिन वो हमने तो उस इख्तियार को सपोर्ट किया, इख्तियार नवाज शरीफ साहब के भी पास था। लेकिन हमने तो वो बातें सुनी है ना कि आर्मी चीफ जो होता है वो कौम का बाप होता है, आर्मी चीफ को पूरी जिंदगी के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार है। और बाकी जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जिस तरह से इस गुब्बारे में हवा भरी गई वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो ये मकाफात अमल है। बहरहाल वजीर आजम, इसमें कोई शक नहीं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। ठीक है, उन्होंने काम करना है तो बिल्कुल करना है। ठीक है। नहीं सर, चीफ वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आइन जो है उनको इख्तियार देता है चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी मुल्क वजीर आजम। वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नहीं है अली नवाज साहब। मैं खुर्रम शेर जमान साहब की तरफ आता हूँ, उनका लाइन कट गई थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा बहुत ज़रूरी है, वो हाइब्रिड निज़ाम पे बात कर रहे थे। जी खुर्रम साहब, मेरे पास 2-3 मिनट है आपका, क्योंकि सबसे कम टाइम आपको मिला है। जी बोलें। तो बेसिकली मैं उस वक्त बात कर रही थी, मैं कहना चाह रहा था कि हाइब्रिड जो इनको कहा जा रहा है ना, उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट लोग हैं डॉक्टर साहब। वजह यह है, हाइब्रिड निज़ाम पैदा इस वजह से हुआ है कि ये नाकाम हो गए हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को सिर्फ कॉम्पनसेट कर रही हैं। वो उन्होंने लॉलीपॉप दी हुई है इनको, गवर्नर दी में 3-4 सूबों के अंदर, और उसके साथ साथ जाहिर है कि एक निज़ाम इनका चल रहा है और ठेके भी मिल रहे होंगे, उनको प्रिविलेजेस भी मिल रहे होंगे। आप देखें किस तरह तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। तो मुल्क तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने बताया कि तबाही की तरफ जा रहा है, की तरफ तो नहीं जा रही है। तो आप इनसे क्या किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? यही वजह है कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है और हमारी इदारों को इंटरफेयर करना पड़ रहा है मुल्क को संभालने के लिए। वो खुद परेशान है कि किन को लेकर आ गए हैं, क्या मुसीबत हमने सर के ऊपर पाल ली है। इतनी मेहनत इन्होंने आज से पहले कभी थोड़ी जिंदगी में की थी जितनी इदारों को आज करनी पड़ रही है। ये तो अभी मौजों में मजों में जब इनकी बारी वापस आएगी ना, तो फिर इनको एहसास होगा कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं।
इमरान खान ने तो हमेशा पाकिस्तान की सर आपका रोल भी तो हो, पीटीआई का रोल हो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मौशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए। इसका फ़ायदा तो आपकी जमात को भी होगा अगर आप इस्तेहकाम लाएंगे। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।